हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज से हम रीस्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को और आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अमालगमेशन ऑफ अ कंपनीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम्स। इस चैप्टर में से एक बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, दो चीजें होती है जिससे मिलके अमालगमेशन बनता है। दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। एक क्या है, जैसे ये है एक ए लिमिटेड, ये कंपनी है, और ये क्या है, बी लिमिटेड। ठीक है, दोनों ही एक ही इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, दोनों ही एक दूसरे की कॉम्पिटिटर मान लो, दोनों ही एक ही तरह की प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है, एक ही इंडस्ट्री में काम करती है। तो इन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें, कंपटीशन करें, एक दूसरे को कॉम्पीट करें। इससे अच्छा है कि हम दोनों एक हो जाती है और उसके बाद में मिलकर के बिजनेस का एक्सपांशन करते हैं। फिर तो कोई कॉम्पिटिटर रहेगा ही नहीं, फिर तो हम ही राजा रहेंगे। ओके, सो इन्होंने क्या किया, ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने बोला कि ए लिमिटेड खत्म कर देते हैं, बी लिमिटेड खत्म कर देते हैं और एक नई कंपनी फॉर्म कर देते हैं और उसका नाम रख देते हैं हम ए बी लिमिटेड। ए बी लिमिटेड। तो यहां क्या हुआ, देखिए यहां क्या हुआ सर, यहां दो तीन चीजें हुई है जो मैं समझाता हूं आपको। एक तो ये ओल्ड कंपनी है, हाँ सर, ये भी ओल्ड कंपनी है, हाँ, ये दोनों कंपनी खत्म, इनकी एसेट लायबिलिटी वगैरह सब इधर ट्रांसफर हो गई और इस कंपनीज के जो ओनर्स थे वो इस कंपनी के ओनर बन गए और ये बन गई हमारी न्यू कंपनी। ठीक है सर, एक ये बढ़िया चीज है। अब कुछ टर्म्स बताता हूं, देखो यहां पर ये दोनों कंपनी खत्म होके ये नई कंपनी बन रही है, तो ये जो नई कंपनी है इस एबी लिमिटेड जो है, इसको हम बोलेंगे या तो न्यू कंपनी बोलो या इसको हम बोल सकते हैं परचेजिंग कंपनी। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, परचेजिंग कंपनी। तो ये कौन सी होगी सर, ये सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी ना बोल के वेंडर कंपनी बोल सकते हैं, वही मतलब है, सेल या वेंडर। ठीक है सर, कंफ्यूज मत होना आप कभी भी। परचेजिंग का मतलब नई कंपनी, और जो वेंडर कंपनी है, सेलिंग कंपनी मतलब पुरानी कंपनी, ओल्ड कंपनी। इसको कुछ इस तरीके से भी बोला जा सकता है, इसको ओल्ड कंपनी बोलो, वेंडर कंपनी बोलो, या ट्रांसफरर कंपनी भी बोल सकते हैं, ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी भी बोल सकते हैं। ओके, तो सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी। तो जब भी मैं बोलूं ट्रांसफरी कंपनी मतलब हमारी परचेजिंग कंपनी जो परचेज कर रही है दूसरी कंपनी को, न्यू कंपनी। और ट्रांसफरर कंपनी बोलूं जिनका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ट्रांसफरर कंपनी, ऐसे याद रख सकते हो। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, ये मैंने दिया है अमालगमेशन का एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमालगमेशन। इसको हम अमालगमेशन बोलते हैं, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा लेकिन मैं पूरा स्टार्टिंग में आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर कर दूंगा। एक होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी। सर इसमें क्या होता है, क्या ये अमालगमेशन से अलग होता है, आइए बताता। एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी में, एब्जॉर्प्शन देखो नाम से पता चल रहा है, मतलब किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। कैसे, जैसे ये है हमारी ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड। ठीक है, यहां पर ये दोनों ही ओल्ड है, ये भी ओल्ड कंपनी है, ये भी ओल्ड कंपनी, बट यहां पर खेला कुछ अलग हो रहा है, खेला होगा। ठीक है, तो खेला क्या हो गया, यहां खेला ये हो गया कि ये जो बी लिमिटेड है ना, ये ओल्ड कंपनी जो है ना, ये बोल रही है मैं मेरा बिजनेस बेच रही, ये हो गई वेंडर कंपनी, यानी कि ये हो गई आपकी सेलिंग कंपनी, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी। और इस कंपनी को कौन खरीद रहा है, इस कंपनी को खरीद रही है जो ओल्ड है, ए लिमिटेड है, लेकिन ये इस कंपनी को खरीद रही है। ये कंपनी खत्म नहीं हो रही, ये कंपनी खत्म हो रही, इसकी एसेट और लायबिलिटी सब इधर आ रही है। यहां पर ये दोनों कंपनी खत्म हो रही थी, इसकी एसेट, इसकी लायबिलिटीज, इनकी दोनों की एसेट लायबिलिटी नई कंपनी में जा रही थी और नया नाम आ गया, देखो एबी लिमिटेड। यहां पर नई कंपनी जो है वो ये हो गई, ये ही ए लिमिटेड ही रहेगी, ये बी लिमिटेड के पूरे बिजनेस को परचेज कर रही है, उसके बदले में बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है उनको पेमेंट कर रही है। तो यहां पर ये जो कंपनी है ये हो गई आपकी परचेजिंग कंपनी या परचेजर कंपनी।
और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफ्री कंपनी। क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफ्री कंपनी। आया समझ में? यानी कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के पूरे बिजनेस को एब्जॉर्ब कर लिया, खरीद लिया, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हुई। दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज। तो सर अमालगमेशन पढ़ा रहे थे, एब्जॉर्प्शन क्यों पढ़ा रहे हो, आइए बताता हूं। देखो हमारे क्या है कि भैया इस अमालगमेशन के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है AS14। क्या लगता है, AS14 लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है, 14, अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी। अब AS14 जो है वो हमें ये बोलता है, क्या बोलता है सर, वो हमें ये बोलता है कि भैया चाहे अमालगमेशन हो रहा हो, दो कंपनी मिलकर के नई कंपनी बना रही हो, या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही हो, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, दोनों को ही हम अमालगमेशन ही बोलेंगे। और इस AS14 के अंदर ये दोनों ही टॉपिक कवर होंगे, अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट AS नंबर 14 के अंदर दे रखा है। हाँ एक बात और है, ये AS14 तो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, अभी भी यूज होता ही है, बट अभी जो इस एक नया IND-AS आ गया है, IND-AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या आ गया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला AS नया जो आया है वो धीरे धीरे AS14 को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करना स्टार्ट भी कर दिया है। अभी भी बहुत सारी स्मॉल कंपनीज जो है, या जिनकी जो नेटवर्थ है वो एक लिमिट से कम है, उन पर AS14 ही अप्लाई होता है। ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है, या फिर जिनकी लिमिट जो है, एक नेटवर्थ जो एक लिमिट से ज्यादा है, जो बड़ी कंपनीज है, उन पर अभी भी IND-AS 103 अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, जिसने AS14 को रिप्लेस कर दिया है। बट एग्जाम पर्पज से अभी तक AS14 ही लग रहा है, इसलिए हम इसके हिसाब से ही अमालगमेशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, IND-AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंट्रो जो है हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो बता देना भैया AS14 को ये रिप्लेस कर देगा IND-AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन नाम से। और अभी कुछ कंपनीज पे ये अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, अधिकतर बड़ी कंपनीज है जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा हो, उन पर अभी 103 IND-AS अप्लाई होने लग गया है AS14 की जगह। बाकी बहुत सारी कंपनीज जो स्मॉल कंपनीज है, उन पर अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ही अप्लाई होता है। ओके, आइए देखो इसका मैं आपको दोनों का एग्जांपल देता हूं। एब्जॉर्प्शन अमालगमेशन ऑफ कंपनी का एग्जांपल दूं तो देखिए, एक क्या हुआ था, हमारा अमालगमेशन हुआ था बहुत बढ़िया। वो हुआ था हमारा, एक थी वोडाफोन इंडिया कंपनी, याद है? हाँ जी, वोडाफोन, ठीक है ना, वोडाफोन इंडिया एक ये कंपनी थी, और एक कंपनी थी हमारा आइडिया। ये दोनों टेलीकॉम कंपनीज थी, दोनों अलग कंपनीज थी, और इन्होंने अमालगमेशन किया था, और उसके बाद में जो नई कंपनी बनी उसका नाम था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है, ये है आपके अमालगमेशन का। ओके जी, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के भी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके एब्जॉर्प्शन के तो ढेरों मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे आपको। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया था, दैट इज एब्जॉर्प्शन। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। या फिर हमारा जो SBI बैंक है, इसने जो है बहुत सारे बैंक थे, जैसे एक था SBI, SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मसूरी, है ना, इन सबको अपने अंदर ले लिया था, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम नोट्स पर, और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इसके बारे में डिटेल में। चलिए, हाँ वापस आएंगे, व्हाइट बोर्ड पर जरूरत पड़ेगी तो। देखिए मीनिंग भैया समझते हैं, जो हमने समझा है वो लिखा हुआ है या नहीं। देखिए, मीनिंग ऑफ अमालगमेशन, अमालगमेशन मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दो मैंने एग्जांपल लिया, दो से ज्यादा भी हो सकती है, टू और मोर कंपनीज इनटू वन कंपनी। दो या दो से ज्यादा पुरानी कंपनियां बंद होके उसकी जगह नई कंपनी बन रही है, या एक कंपनी दो तीन कंपनीज को अब्जॉर्ब कर रही है, दैट इज अमालगमेशन। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, ये भी अमालगमेशन में आता है। और एब्जॉर्प्शन बाय एग्जिस्टिंग कंपनी, एक पहले से मौजूदा कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी को अब्जॉर्ब कर रही है, खरीद रही है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन
अमालगमेशन। ओके, डेफिनेशन देखिए, अमालगमेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड इनटू वन एंटिटी। जैसे कंपनी ए और कंपनी बी, ये दोनों मिली और एक नई कंपनी बन गई सी, न्यू कंपनी, दैट इज अमालगमेशन। कंपनी ए ने एब्जॉर्ब कर लिया बी का बिजनेस, तो ओनली ए कंपनी रह गई, बी उसके अंदर शामिल हो गई, दैट इज एब्जॉर्प्शन, बट इट इज इंक्लूडेड इन AS14। इसका ट्रीटमेंट वही होगा जो अमालगमेशन का होता है। ओके, ठीक। अब आ जाता है भैया ये टाइप्स ऑफ अमालगमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर। हमारा मेन ये समझ में आ गया ना, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन जो है, अमालगमेशन जो मेथड है वो दो है एज पर AS14। उसमें एक है अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर या पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, या फिर इसको पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है मेथड, और एक और है, वो है हमारा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। यानी कि एक तो है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, और एक है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ये दो मेथड लगते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का अमालगमेशन का। अब कौन सा मेथड कब लगेगा? तो देखिए यहां पर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर मेथड तभी अप्लाई होगा जब ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कंडीशंस है। ऑल्सो कॉलिंग पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। देखो, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी इसको बोलते हैं। ये तभी मेथड अप्लाई होगा अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। पांचों में से कोई एक नहीं, पूरी की पूरी 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब जाके ये मेथड लगेगा। इन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा। फिर कौन सा लगेगा? फिर लगेगा हमारा ये मेथड अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज। व्हेन अबाउ जो 5 कंडीशंस थी आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो 5 जो कंडीशन दे रखी है वो पूरी सेटिस्फाइड नहीं होती है, उनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो उस केस के अंदर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज मेथड लगेगा। हाँ, अगर ये 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो होगा हमारा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ द मर्जर। तो सर, अगर हमको अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर मेथड को यूज करना है तो कौन सी 5 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, वो बताइए। आइए बताते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। ठीक है, एक एक करके बताता हूं मैं आपको। यहां आइए, एक नया पेज ले लेते हैं। ये है हमारा ए लिमिटेड, ये है हमारा बी लिमिटेड। मान लेते हैं ये जो है ये परचेजर कंपनी है, और ये है हमारी वेंडर कंपनी जो जिसका बिजनेस बिक रहा है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी, आपको पता है। और ये ट्रांसफर हो रहा है इसका बिजनेस, किसको बोलते हैं? ट्रांसफरर कंपनी। अब ये बोल रहा है कि भैया यहां पर क्या करना है, अगर आपको अमालगमेशन का मर्जर मेथड यूज करना है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करना है, तो इस बी लिमिटेड को जो ए लिमिटेड खरीद रहा है, तो बी लिमिटेड की सारी एसेट एंड लायबिलिटीज, बी लिमिटेड की, भाई ए लिमिटेड इसको परचेज कर रहा है ना बिजनेस को, तो कैसे परचेज करेगा? इसकी सारी एसेट और लायबिलिटी ले लेगा। तो इसकी सारी की सारी जो हमारी वेंडर कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है, जो खत्म होने वाली कंपनी है, उसकी सारी की सारी एसेट एंड लायबिलिटीज इस परचेजर कंपनी की हो जानी चाहिए, परचेजर कंपनी द्वारा टेक ओवर कर लेनी चाहिए। ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट। आइए मैं सेकंड कंडीशन दिखाता हूं आपको। सेकंड कंडीशन क्या है? शेयर होल्डर होल्डिंग 90% इक्विटी शेयर बिकम शेयर होल्डर इन अ न्यू कंपनी। बताता हूं क्या इसका मतलब। भाई इसकी सारी एसेट एंड लायबिलिटी हमने ले ली, तो बी लिमिटेड की हम सारी एसेट एंड लायबिलिटी ले लेंगे, तो क्या बी लिमिटेड को इसके बदले में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? हाँ, करना तो पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? बी लिमिटेड के ओनर्स को, मालिकों को। वो कौन है? वो इसके शेयर होल्डर। तो जो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर है ना, उसमें से 90% कम से कम वो सारे के सारे ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। यानी कि बी लिमिटेड के 90% मालिक
आगे जाके ए लिमिटेड के मालिक बन जाने चाहिए। तो यहां पर 90% जो है 90% जो शेयर होल्डर है ऑफ बी लिमिटेड वो किसके बन जाने चाहिए? ए लिमिटेड के बन जाने चाहिए। मान लेते हैं बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर है 10,000, उसका 90% कितना हो गया? 9,000। तो 9,000 शेयर होल्डर जो है, जो पहले बी लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, अब किसके बन जाएंगे? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे? तो ए लिमिटेड क्या करेगी, इन जो ये जो 10,000 शेयर है ये किसके? बी लिमिटेड के। ये 10,000 जो शेयर है ये किसके हैं? बी लिमिटेड के। तो बी लिमिटेड के जो भी बंदा शेयर होल्ड करता है उसको ए लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर इशू करेगी। दैट इज कंडीशन नंबर 3, इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड ये इशू किए जाएंगे टू बी लिमिटेड। फोर्थ नंबर कंडीशन ये है कि बी लिमिटेड का पूरा बिजनेस किसने एक्वायर कर लिया? ए लिमिटेड ने। तो बी लिमिटेड का जो बिजनेस है वो एक्वायर करने के बाद में भी कंटिन्यू रहेगा। भैया ऐसा थोड़ी है फैक्ट्री बंद करनी है, इसका बिजनेस तो चल ही रहा है ना, तो उसको चलाना है, उसको बंद नहीं करना है। ओके जी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अडानी पावर है। अब अडानी पावर बहुत सारी पावर सेक्टर की कंपनियों को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अमालगमेशन कर लेता है उनका। तो उसके बाद क्या वो उन कंपनियों को बंद कर लेता है? जैसे एक बात भी चल रही है, जेपी पावर एसोसिएट को अडानी पावर खरीदना चाहता है, तो क्या जो जेपी पावर है उसको बंद कर देंगे? नहीं, उसको चलाएंगे। तो कंटिन्यू करना जरूरी है, बिजनेस शुड बी कंटिन्यू। ओके। और लास्ट है, जो भी एसेट एंड लायबिलिटी बी लिमिटेड की यहां आएगी, हाँ, वो बुक वैल्यू पे आएगी, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करेंगे हम अमालगमेशन का, क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो होंगे ही ना, ये इतना कुछ हो रहा है, इसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा अकाउंटिंग में। तो उसके लिए जो मेथड यूज करेंगे वो करेंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर मेथड, जिसको पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो उसके बाद फिर जो हमारा मेथड लगेगा अकाउंटिंग का वो लगेगा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज मेथड। ओके। तो आइए इन कंडीशंस को मैं आपको अच्छे से और पढ़ा देता हूं, यहां पर थोड़ा डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है। ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरर कंपनी या फिर परचेजर कंपनी। शेयर होल्डर होल्डिंग 90% इक्विटी शेयर बिकम शेयर होल्डर इन अ न्यू कंपनी। नई कंपनी के पास आनी चाहिए पुरानी कंपनी के। कंसिडरेशन इज पेड ओनली इन इक्विटी शेयर। ये जो पेमेंट है ना कि भाई इनकी एसेट एंड लायबिलिटी ले रहे हैं, तो एसेट एंड लायबिलिटी सारा इसका बिजनेस ले लिया, तो इनके शेयर होल्डर जो है बी लिमिटेड के, उसको हम कुछ पे तो करेंगे। दैट इज परचेज कंसिडरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? पीसी, परचेज कंसिडरेशन, है ना। जो ये परचेज कंसिडरेशन है इसको कैलकुलेट करने की भी मेथड आगे मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट उस समय मैं बताऊंगा परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया। भाई आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो तो उसके जो मालिक है उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो जो चाहे आप उनको नए शेयर दे रहे हो चाहे पैसा दे रहे हो, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। तो यहां पर जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए? नई कंपनी के इक्विटी शेयर उनको देंगे ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर। कंसिडरेशन इज पेड ओनली इन इक्विटी शेयर्स। बिजनेस इज कंटिन्यूड आफ्टर अमालगमेशन। नो एडजस्टमेंट इन बुक वैल्यूज। बुक वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड देन अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर मेथड लगेगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वहां पर व्हेन अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज मेथड इज अप्लाइड। ओके। फीचर्स क्या है इस मेथड के? एसेट टेकन ऑन रीवैल्यू, मतलब एसेट जो है बुक वैल्यू पे नहीं लेंगे, फिर रिवैल्यूएशन वैल्यू पे लेंगे। कंसिडरेशन कैश में हो सकता है, डिवेंचर्स में हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है। यहां पर जो परचेज कंसिडरेशन है पेमेंट टू ओल्ड कंपनी शेयर होल्डर वो इक्विटी शेयर में होता है। बुक वैल्यू पर सारी एसेट एंड लायबिलिटीज लेते हैं, है ना। ओके जी। तो ये थे 2 मेथड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करने हैं वो सीखेंगे, यानी कि जो जिस कंपनी के बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं उनके ओनर को हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे, डिबेंचर्स पे करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो कैलकुलेट करना सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसके भी काफी मेथड्स है। आई होप आपको अच्छे से अमालगमेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद न्यू लेक्चर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।